गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो गया था बेटा, हमने पूरी इसकी थ्योरी कंप्लीट कर ली थी और आज हम इसके कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं बेटा, ठीक है। फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मेरे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसमें से लिया हुआ है। एक सर्किट है, इसका रेजिस्टेंस 8 ओम, इसके पैरेलल में एक दूसरा रेजिस्टेंस कनेक्ट है 4 ओम का, और यहाँ दो पॉइंट लिए हैं, एक बी पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ पे। इधर एक और रेजिस्टर कनेक्ट है 6 ओम का और इसके नीचे दूसरा रेजिस्टर कनेक्ट है 3 ओम का। इस तरह से ये सर्किट कंप्लीट है और इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया बेटा, 10 वोल्ट की बैटरी से, प्लस माइनस 10 वोल्ट। आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और उसमें क्या पूछा है मैं बताता हूँ आपको। इस टाइप से कनेक्ट है, इस 10 वोल्ट की बैटरी से सपोज इसमें आई करंट फ्लो हो रही है और इसमें करंट जा रही है सपोज I1 और इसमें करंट जा रही है I2। और आपसे क्वेश्चन में केवल इतना सा पूछा है, ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। क्वेश्चन ये था, सपोज ए का पोटेंशियल मैं वी ए कंसीडर कर लूं, बी का पोटेंशियल मैं वी बी कंसीडर कर लूं, तो मुझे एक्चुअल में वी ए माइनस वी बी फाइंड आउट करना है। अगर मैं इस सर्किट को ध्यान से देखता हूं तो बेटा इस चैप्टर में आपने व्हाइट स्टोन ब्रिज पढ़ा है, तो ये व्हाइट स्टोन ब्रिज के जैसा ही कुछ है। अगर मैं इसके बीच में यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा लूं जिसका रेजिस्टेंस Rg हो, तो देखो ये P, ये Q, ये R और ये S, चार रजिस्टर आपके चार कॉर्नर्स पे थे, इस तरह से कनेक्ट थे। इसको आप जैसे ऊपर की तरफ ऐसे खींचोगे तो वो वैसा ही सर्किट बन जाएगा। अब उस सर्किट में अपने को क्या करना होता है, सबसे पहले बैलेंसिंग कंडीशन चेक करनी होती है। व्हाइट स्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हाइट स्टोन ब्रिज, सबसे पहले अगर हम उसको चेक करते हैं और वो बैलेंसिंग कंडीशन में होता है तो ए और बी का पोटेंशियल सेम होता है। इनके बीच जो करंट गैल्वेनोमीटर लगा होता है उसमें डिफ्लेक्शन 0 होता है, इसका मतलब उसमें करंट फ्लो नहीं होती है, और करंट फ्लो नहीं होती है तो ए और बी का पोटेंशियल इक्वल है, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। तो पहले अपन चेक करेंगे बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हाइट स्टोन ब्रिज। व्हाइट स्टोन ब्रिज, बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हाइट स्टोन ब्रिज आप लिखते हो P by Q equals to R by S। P by Q equals to R by S। P आप इस रेजिस्टर को मानते हो, Q इसका रेजिस्टेंस, R इसका रेजिस्टेंस, S इसका रेजिस्टेंस। P की वैल्यू आपके पास है 8 ओम, Q की वैल्यू है 4 ओम, R की वैल्यू है 6, S की वैल्यू है 3। 8 by 4 2 हो गया, इक्वल्स टू 6 by 3 भी 2 हो गया। इसका मतलब 2 इक्वल्स टू 2 आने का मतलब हुआ आपका जो व्हाइट स्टोन ब्रिज, ये जो आपका सर्किट है वो बैलेंसिंग कंडीशन में। जब बैलेंसिंग कंडीशन में है देन अपन लिखेंगे पोटेंशियल ऑफ VB इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ पोटेंशियल ऑफ B इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ A। इसका मतलब इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 0। VA माइनस VB क्या होगा इस सिचुएशन में, 0। और यही कैसे पूछा गया। अब देखो इस क्वेश्चन में आपसे क्या क्या पूछता है, आपसे ये भी पूछ सकता है इस कंडीशन में कि बताओ इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप ध्यान से देखोगे, सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, जो व्हाइट स्टोन ब्रिज है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछे तो ध्यान से देखो बेटा, ये केवल पॉइंट है बीच में। जैसे I1 करंट 8 ओम में तो 6 ओम में भी I1 करंट भी है, इसका मतलब ये दोनों सीरीज में, और ये दोनों भी क्या आपस में सीरीज में। 8 और 6 का सीरीज, R इक्विवेलेंट 8 और 6 का सीरीज कितना हो गया, 14 ओम, और फिर 4 और 3 भी आपका सीरीज में 7 ओम। क्या ये आपस में फिर पैरेलल है, तो 14 ओम और 7 ओम जो है वो आपस में पैरेलल। इक्विवेलेंट कितना हो गया, दो पैरेलल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट R1 R2 अपॉन R1 प्लस 14 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 14 प्लस 7, 14 प्लस 7 आंसर आया 14 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 21, 7 से काट लो 3, 14 by 3 ओम। ये इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। हालांकि क्वेश्चन में नहीं पूछा गया था, जो आपके बुक में है क्वेश्चन उसमें नहीं पूछा, बट इसमें क्या क्या आपसे पूछ सकता है मैक्सिमम वैल्यू वो सब हम फाइंड आउट करते हैं। पहले इसकी डिफरेंस पूछी, पोटेंशियल डिफरेंस 0 आ गया, दूसरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास आ गया। अब वो पूछे कि बताओ इसका टोटल करंट कितनी फ्लो कर रही है सर्किट, बैटरी कितने की लगी है, 10 वोल्ट की, इसमें से I करंट फ्लो हो रही है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसका कंबाइंड रेजिस्टेंस मुझे पता चल गया। इसको इसका इक्विवेलेंट सर्किट होगा वो कुछ ऐसा होगा, ये R इक्विवेलेंट और इससे हमने 10 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करी है,
प्लस माइनस 10 वोल्ट। करंट कितनी फ्लो कर रही है I। और अब क्वेश्चन में पूछा R इक्विवेलेंट की वैल्यू अपने पास है 14/3 ओम। अब मेरे से पूछा गया कि इसमें टोटल करंट कितनी फ्लो कर रही है, तो आप इसमें लूप लगा लो। ऐसे करंट ऐसे फ्लो कर रही है तो ये प्लस और ये माइनस, लूप लगाओगे माइनस से प्लस, प्लस का 10, फिर प्लस से माइनस, माइनस करंट I रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट, I R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 0, देन 10 इक्वल्स टू I R इक्विवेलेंट। और आपसे क्या पूछा है I वैल्यू क्या होगी 10 अपॉन R इक्विवेलेंट। बेटा R इक्विवेलेंट की वैल्यू ये रही 10 14/3, 10 अपॉन 14/3 एम्पियर। क्या 3 ऊपर चला जाएगा 30 अपॉन 14 एम्पियर। ये आपकी टोटल करंट आ गई। अब मान लो वो आपसे पूछे कि बताओ I1 I2 को फाइंड आउट करके, क्वेश्चन में ये पूछ दे कि चलो टोटल करंट पता चल गई तो बताओ I1 I2 कितना है, इसी सर्किट से बताओ मुझे देख के I1 I2 कितना होगा चेक करो एक बार। I1 I2, I1 कौन से रजिस्टर में फ्लो कर रही है, दो रजिस्टर 8 + 6 सीरीज में, इन दोनों में I1 करंट फ्लो कर रही है। टोटल अगर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखेंगे तो ये 14 ओम है और I2 4 + 3 7 ओम में फ्लो कर रही है। अगर इसका और सर्किट देखें तो नीचे 7 ओम ऊपर 14 ओम, इसमें I1 करंट इसमें I2 करंट, टोटल करंट 30 अपॉन 14। क्या पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। हमसे करंट पूछ रहा है ना I = V/R लिखते हैं अपन। अगर V कांस्टेंट है, देखो याद करो मैंने कुछ क्वेश्चन करवाए होंगे पिछले चैप्टर में, V कांस्टेंट वाली कंडीशन में I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। पहले अपन करंट का रेशियो पता कर लेते हैं, फिर टोटल I1 I2 पता कर लेंगे। मैं पूछूं I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R तो मैं लिखूं सपोज I1 अपॉन I2, तो क्या लिखोगे आप R2 अपॉन R1, R2 इसको मान लेंगे R1 इसको मान लेंगे। 7 अपॉन 14, 7 अपॉन 14 1/2, ये I1 रेशियो I2 आ गया। टोटल रेशियो 3 हो गया, I1 का रेशियो 1, टोटल करंट 30 अपॉन 14। मैं आपसे पूछूं बताओ I1 कितनी होगी, टोटल करंट 30 अपॉन 14, I1 का रेशियो 1 अपॉन टोटल रेशियो 3, काट लो 10 अपॉन 14 एम्पियर। मैं आपसे पूछूं I2 बोलो, टोटल करंट 30 अपॉन 14 मल्टीप्लाई I2 का रेशियो 2 है अपॉन टोटल 3, जिसे काटो 20 अपॉन 14, 20 अपॉन 14 एम्पियर। इस तरह से अपन I1 I2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, जो क्वेश्चन में नहीं पूछी थी फिर भी मैंने आपको सॉल्व करवाई है। ठीक है, तो इससे मैक्सिमम क्वेश्चन इतने बन सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल करंट I1 I2, इस तरह से हम बहुत सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन समझ में आ गया? मतलब बहुत इजी था। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये आपका व्हाइटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड क्वेश्चन था जो अच्छे से क्लियर हो गया आपको। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो एक और क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं आगे, व्हाइटस्टोन ब्रिज पे। क्वेश्चन नंबर 3, बुक का आंसर क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से देखो बेटा, वो सर्किट कुछ इस टाइप से। ये वैल्यू है 100 ओम, ये 60 ओम, ये 10 ओम और ये 5 ओम, और बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा है जिसका रेजिस्टेंस आपके पास है 15 ओम। ये गैल्वेनोमीटर प्लस माइनस, इसको एक 10 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है बेटा, प्लस माइनस 10 वोल्ट की एक बैटरी है जिसका ईएमएफ कितना है 10 वोल्ट। इस तरह से कनेक्ट है सर्किट। और इस 10 वोल्ट से सपोज करंट निकली है आई, इस वाले नॉड पे करंट आगे डिवाइड होगी। इसको ए बोला गया है, इसको बी, इसको सी बोल दिया और इसको डी बोल दिया हमने। यहाँ से करंट जा रही है I1 और इस वाले में करंट I2। I1 करंट इस नॉड पे पहुंचती है, इसका में IG जा रही है सपोज, और इसमें कितनी हो जाएगी I1 माइनस IG। टोटल नीचे से I1 आ रही है, इसमें IG चलेगी तो इधर कितनी बचेगी I1 माइनस IG। इधर से देखो IG आई, इधर से I2 आई, टोटल मिलके कितनी हो गई I2 प्लस IG। अब क्वेश्चन में आपसे केवल IG की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द करंट इन गैल्वेनोमीटर। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा हमारा, सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा कि आपका जो ये व्हाइटस्टोन ब्रिज सर्किट, वैसे ही व्हाइटस्टोन ब्रिज एज इट इज वही है। अगर ये बैलेंसिंग कंडीशन में है तो इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 होगा, इसमें करंट 0 होगी, IG की वैल्यू डायरेक्ट 0।
तो सबसे पहले यही चेक कर लो क्या बताइए बैलेंसिंग कंडीशन में हो। बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हाइट स्टोन ब्रिज, बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हाइट स्टोन ब्रिज, ध्यान से देख बेटा। बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हाइट स्टोन ब्रिज, P by Q equals to R by S, ये P, ये Q, ये R, ये S, P की वैल्यू 100, Q की वैल्यू 60, R की वैल्यू 10, S की वैल्यू कितनी है 5। ये तो कितना हो गया 10 by 5 2 ओम, और ये कितना हो गया 10 by 6 इज नॉट इक्वल्स टू 2। इसका मतलब ये बैलेंसिंग कंडीशन में नहीं है, इसका मतलब IG की वैल्यू होगी। IG वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अब आपके पास एक ही मेथड बचता है बेटा, KVL KCL, लूप लगाना। आप 3 लूप देख रहे हो इस सर्किट के अंदर, ये फर्स्ट लूप, ये सेकंड लूप। एक्चुअल में अपने पास 3 अननोन वैल्यूज होंगी, I1 I2 I0, तीनों में लूप लगा लो, चाहे क्लॉकवाइज लगाओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज, वो आपकी मर्जी। ये लो सर ऐसे लगाऊंगा, KVL अप्लाइंग KVL लूप फर्स्ट, अप्लाइंग KVL लूप सेकंड, अप्लाइंग KVL थर्ड लूप, आपको आता है। देखो करंट इसमें ऐसे जा रही है, इसका मतलब ये प्लस है और ये माइनस, इसमें नीचे की तरफ आ रही है प्लस माइनस, इसमें ऐसे जा रही है ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, ऐसे इसमें देखो ऐसे जा रही है तो ये प्लस और ये माइनस, इसमें ऊपर की तरफ जा रही है तो प्लस माइनस, ठीक है। बाकी सब हो गया। अप्लाइंग KVL लूप फर्स्ट, चेक करो कितनी होगी इक्वेशन, क्या हो लिखोगे आप, अप्लाई KVL इन लूप फर्स्ट, फर्स्ट लूप में KVL बोलो, प्लस से माइनस, यहीं से स्टार्ट करो। फर्स्ट लूप में 3 रजिस्टर दिख रहे हैं, आप तीनों के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप फाइंड आउट करो, ठीक है, यूजिंग KVL। प्लस से माइनस, माइनस रेजिस्टेंस 100 और करंट I1, तो क्या लिखोगे 100 I1, फिर प्लस से माइनस, माइनस रेजिस्टेंस 15 ओम करंट IC, फिर माइनस से प्लस, प्लस रेजिस्टेंस आपका 60 ओम करंट I2, 60 I2 equals to 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, I1 I2 IC में एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। सेकंड, अब अपन लूप सेकंड में KVL अप्लाई करते हैं। अप्लाई KVL इन लूप सेकंड, सेकंड लूप में KVL देखो ध्यान से बेटा, यहीं से स्टार्ट करो ऐसे, प्लस से माइनस, माइनस रेजिस्टेंस 10 ओम, करंट I1 माइनस IC, फिर माइनस से प्लस, प्लस रेजिस्टेंस 5 ओम, करंट कितनी है I2 प्लस IC, I2 प्लस IC, फिर आप देखो यहाँ पे माइनस से प्लस, फिर आप प्लस लोगे, रेजिस्टेंस 15 ओम, करंट IC इक्वल्स टू 0। क्या इसको और सिंपलीफाई कर लें अपन, ध्यान से देखो सिंपलीफाई करने से, माइनस 10 अंदर मल्टीप्लाई करोगे, 5 भी अंदर मल्टीप्लाई करोगे, माइनस का 10 I1 प्लस का 10 IC, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 5 I2 प्लस 5 IC प्लस 15 IC इक्वल्स टू 0। I1 की वैल्यू यही है माइनस 10 I1, 10 5 15 और 15 प्लस का 30 IG प्लस 5 I2 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास एक और इक्वेशन आ जाएगी लूप थर्ड से, जिसमें 3 एलिमेंट, 2 रेजिस्टर है और एक सेल है, जिसका EMF 10 वोल्ट है। तो अब आप लिखोगे अप्लाइंग KVL इन लूप थर्ड, कहीं से भी स्टार्ट करो, सपोज सेल से स्टार्ट करते हैं, माइनस से प्लस, अपन ऐसे चलता है क्लॉकवाइज, माइनस से प्लस, प्लस का 10, प्लस से माइनस, माइनस करंट कितनी I2 रेजिस्टेंस 60 I2, फिर प्लस से माइनस, माइनस रेजिस्टेंस 5 ओम, करंट कितनी I2 प्लस IG, कितना हो गया 0। अब ये माइनस वाले टर्म राइट हैंड साइड लियो, तो 10 इक्वल्स टू, या ऐसे लिखो माइनस का 60 इधर लाओगे तो प्लस का हो जाएगा, प्लस 5 I2 प्लस 5 IG इक्वल्स टू 10। और सिंपलीफाई करो, 60 प्लस 5 65 I2, 65 I2 प्लस 5 IG इक्वल्स टू 10। 2 कॉमन लेके काट दो बेटा, 2 कॉमन, सॉरी 5 कॉमन लेके काट दो दोनों तरफ, 13 I2 प्लस IG
इक्वल्स टू 2। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। अब ध्यान से देखो बेटा, आपके पास तीन इक्वेशन, तीन अननोन वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आईजी फाइंड आउट करना है तो मुझे क्या करना होगा, आईजी फाइंड आउट करने के लिए मैं या तो पहले I1 I2 फाइंड आउट करूं, मुझे I2 और I1 फाइंड आउट करना है। या मैं देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या कर सकता हूं, ये I1 I2 इक्वेशन सेकंड I1 I2 IC में, ये भी I1 I2 IC। मैं काम करता हूं, इन दोनों से IC को रिमूव कर लेता हूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर लो। ये दोनों इक्वेशन किस में आ जाएंगे, I1 I2 में आ जाएंगे। I1 I2 में आ जाएगी, फिर यहां से I2 सॉल्व कर लो, I2 सॉल्व कर लो, या I2 की वैल्यू जो है वो फिर आप वहां पुट कर लो। I2 सॉल्व करके आप I2 की वैल्यू यहां पुट कर लो। एक काम कर सकते हैं, आपको केवल IG चाहिए ना, तो यहां से I2 इन टर्म्स ऑफ IG इन दोनों इक्वेशन में पुट कर लो। फिर ये दो इक्वेशन I1 IC में होंगी और फिर आप IG सॉल्व कर लो। ये काम आपको करना है बेटा, ये क्वेश्चन आपको आगे सॉल्व करना है। IG कैसे फाइंड आउट करना है मैंने तरीका बता दिया। यहां से आप I2 की वैल्यू उठाओगे, इन दोनों इक्वेशन में पुट करोगे, ये इक्वेशन होगी I1 IC में। I1 IC में ये दोनों इक्वेशन होंगी, फिर आप IG सॉल्व कर लोगे। दो अननोन वैल्यू, दो इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन आगे आपको खुद को कंप्लीट करना है। तरीका यही है इसका, इजी तरीका है। ठीक है, जब बैलेंसिंग कंडीशन में नहीं होता व्हाइटस्टोन तो आपको फिर लूप लगाना ही पड़ता है बेटा। और मेरे हिसाब से तो ये एग्जाम में नहीं पूछा जाना चाहिए कि बहुत लेंथी हो जाता है। देखो इतना सॉल्व करने में इतना टाइम लग गया, तो आगे अपने को इसके अंदर फिर कैलकुलेशन और करनी होती है, तो इतनी लेंथी कैलकुलेशन शायद ही एग्जाम में पूछे। ठीक है, फिर भी आप इसको पूरा करोगे, आपकी बुक में सॉल्यूशन, बुक में है आंसर क्वेश्चन। चलो कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं, इजी क्वेश्चन देखते हैं। चेक करो, देखो एक क्वेश्चन है अपने पास, एक पोटेंशियोमीटर के वायर की लेंथ, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी, पहले 5 करते हैं फिर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, आपके पास एक पोटेंशियोमीटर है जिसके वायर की लेंथ है, आप तुरंत सर्किट बनाओ। AB जो वायर लेंथ है पोटेंशियोमीटर का, उसकी लेंथ कितनी दे रखी है, कैपिटल है। और प्राइमरी सर्किट में एक प्राइमरी सेल यूज करा हुआ है जिसका EMF प्लस माइनस जो EP है उसकी वैल्यू है 2.5 वोल्ट, और इसका जो रेजिस्टेंस है, रियोस्टेट जो इसमें कनेक्ट है RH, उसका रेजिस्टेंस गिवन है 10 ओम। ये क्वेश्चन है, ये तो प्राइमरी सर्किट की बात कर रहा है, और इस सेल की वजह से इसमें करंट फ्लो कर रही है सपोज I, और ये जो वायर AB है इसका रेजिस्टेंस R मान लो। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपसे पूछूं कि बताओ मुझे I बताओ, मैंने क्वेश्चन पूरा पढ़ा ही, हमने इतना ये जो सर्किट किया है, इतना जो हमें दिया हुआ कंटेंट, इससे हमें I की वैल्यू पता चल जाएगी। I इक्वल्स टू EP अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल R प्लस RH। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया, इसका मतलब उसको जीरो कंसीडर करना है। ठीक है, तो I इक्वल्स टू EP की वैल्यू आपके पास है 2.5, कैपिटल R, इसका रेजिस्टेंस मुझे नहीं पता, R लिखूंगा, RH की वैल्यू है 10 ओम। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे क्या कहना है क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंट में 1 वोल्ट के EMF के लिए बैलेंसिंग लेंथ L/2 है, मतलब सेकेंडरी सर्किट है, उसमें एक और सेल कनेक्ट है जिसका EMF E जो है वो 1 वोल्ट है, और उसके लिए बैलेंसिंग लेंथ गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन 0 आया वो L/2 पे आया, मतलब L/2 पे बैलेंसिंग लेंथ मिल रही है इस कंडीशन में। सपोज इस वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट x है, पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है x, L/2 पे बैलेंसिंग लेंथ आ रही है E के लिए, तो हम लिखेंगे E बराबर XL। E की वैल्यू 1 है, x मुझे फाइंड आउट करना है, सपोज L की वैल्यू कितनी आई, L/2। यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर E = XL समझ में आया, ये हमें नॉन था, हमें अननोन वैल्यू कैलकुलेट करनी है, E = XL, x की वैल्यू पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड आउट हो जाएगी, कितनी होगी x की वैल्यू 2/L। इक्वेशन नंबर 2। अब जैसे देखो सपोज मैंने क्वेश्चन आगे पढ़ा ही नहीं, मैंने x पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए फॉर्मूला सीखा है। पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए फॉर्मूला होता है x = I × R/L, यूनिट लेंथ की जो रेजिस्टेंस और करंट वही आपकी x है। I की वैल्यू यहां से उठा के यहां पुट कर लो, x की वैल्यू ये पुट कर लो, R की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी इस क्वेश्चन में। x की वैल्यू रखी अपन ने 2/L, I की वैल्यू लिखी 2.5 अपॉन R + 10 into R/L। देखो L से L कैंसिल हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व करो, ये कितना हो गया 2R + 20 = 2.5R।
तो आर को उधर ले जाओ 0.5 आर इक्वल्स टू 20, आर की वैल्यू आ गई 20 अपॉन 0.5 मींस 40 ओम, 40 ओम। रेजिस्टेंस ऑफ वायर और पोटेंशियोमीटर 40 ओम आ गया। आगे सुनो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में पूछ क्या है, ये सब चीजें हमने जो गिवन थी उसके हिसाब से फाइंड आउट कर ली। क्वेश्चन ये पूछ रहा है यदि प्राइमरी सर्किट में जो रियोस्टेट का रेजिस्टेंस है उसको मैं 20 ओम कर दूं, डबल कर दूं, 10 का कितना कर दूं 20 ओम, तो उस सिचुएशन में जो नई बैलेंसिंग लेंथ होगी वो कितनी होगी। क्वेश्चन समझो दोबारा से। अगर मैं RH की वैल्यू 20 ले लेता हूं, इफ RH इक्वल्स टू 20 ओम, क्या करंट की वैल्यू भी चेंज होगी, करंट डिक्रीज हो जाएगी। जैसे रेजिस्टेंस इंक्रीज करेंगे करंट डिक्रीज हो जाएगी। इस कंडीशन में जो करंट है I डैश वो कितनी हो जाएगी बेटा 2.5 अपॉन R आपने फाइंड आउट कर लिया, 40 ये तो फिक्स है, प्लस ये आपका 20, तो नई जो करंट है उसकी वैल्यू आ गई 25 अपॉन 60 एम्पीयर। अच्छे से क्लियर हो गया। अब सुनो, नई बैलेंसिंग लेंथ पूछिए E के लिए, वही 1 वोल्ट के लिए पूछिए, तो E इक्वल्स टू अपन लिखेंगे x L डैश, नई बैलेंसिंग लेंथ सपोज L डैश है, E की वैल्यू आपके पास 1 है, x में आपसे पूछूं x की वैल्यू कितनी है, x कैसे फाइंड आउट करोगे, x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे बताओ मुझे सोच के, इसी फॉर्मूले से I डैश R बाई L, x की वैल्यू क्या लिखोगे I डैश R बाई L, ये लिखोगे इनटू L डैश, और I डैश की वैल्यू ये R की वैल्यू भी आपको पता है, तो 1 इक्वल्स टू I डैश हो गया 2.5 अपॉन 60, R की वैल्यू 40, L मुझे टोटल लेंथ पता है L डैश, सिंपलीफाई कर लो 2 3, ये 5 हो गया अपॉन 3, L डैश इक्वल्स टू 3L अपॉन 5, ये न्यू बैलेंसिंग लेंथ होगी इसके लिए, ये अपनी क्या होगी नई बैलेंसिंग लेंथ। अगर मैं रियोस्टेट का रेजिस्टेंस डबल कर देता हूं तो उस सिचुएशन में नई बैलेंसिंग लेंथ जो होगी वो इतनी होगी। ठीक है बेटा। एक और क्वेश्चन देखो इसका, जनरल क्वेश्चन नंबर 8, इसी में क्वेश्चन नंबर 8 बुक का ही है आंसर। इसी पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट में 1.25 वोल्ट ईएमएफ के लिए बैलेंसिंग लेंथ आती है 4.25 मीटर। ठीक है, मतलब E1 गिवन है 1.25 वोल्ट और बैलेंसिंग लेंथ है उसके लिए 4.25 मीटर। किसी दूसरे सेल के लिए, किसी अनदर सेल का जो EMF E2 जो मुझे फाइंड आउट करना है उसके लिए बैलेंसिंग लेंथ गिवन है 6.80 मीटर, 6.80 मीटर एंड E2 सेकंड सेल का EMF फाइंड आउट करना है। देखो कांसेप्ट, ये तो EMF कंपैरिजन वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे अपन, E2 अपॉन E1 इक्वल्स टू L2 अपॉन L1, E2 इक्वल्स टू L2 की वैल्यू 6.80, L1 की वैल्यू है 4.25 इनटू E1 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर आएगा 1.25, पॉइंट हटाओगे नीचे 100, ये पॉइंट हट जाएंगे, 5 से काट लो 4 5, 4 से फिर ये कट जाएगा 170, 5 से फिर ये कट जाएगा 85, 85 से ये कट जाएगा 2 वोल्ट। बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, इस तरह से इस चैप्टर का क्वेश्चन बहुत आसान है। बाकी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करना, फिर भी दिक्कत आए तो मुझे नेक्स्ट क्लास में या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो बेटा। थैंक यू।